यस, कौन बता सकता है? रसी मैम ने हाथ उठाया है। और कोई है जो एक्सप्लेन कर सकता है? भारती जी और प्रियंका शर्मा और साक्षी पाल जी। चलिए अरुणा मैडम, चलिए आज अरुणा मैडम को लेते हैं। आइए अरुणा मैम, शॉर्ट में बताइए कल हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में। कैमरा हाँ खोलेगा तो अच्छा रहेगा। ये हाँ जी सर। सर कल हमने 45 से 48 पढ़ा था। तो 45 जो सूत्र है उसमें जो भूतों पे जय हो जाती है, पांचों भूतों पे यदि जीत हो जाती है तो उसके बाद में कौन कौन सी सिद्धियां हमें मिलती हैं। तो 8 सिद्धियां और काय संपत, ये 2 सिद्धियां हमको मिलती हैं। तो 8 जो सिद्धियां हैं जिनको अणिमा आदि सिद्धियां हम कहते हैं, तो उसमें पहली है अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, वशित्व और इशित्व। तो इसमें जो पहली जो सिद्धि है अणिमा, अणिमा में अणु की तरह सबसे बहुत छोटा रूप धारण, सूक्ष्म रूप धारण योगी कर सकता है। लघिमा में वो हल्का हो जाता है, लाघवम जैसे हमने पढ़ा भी है, तो हल्का हो जाता है। तो जो कीचड़ जल कांटे हैं उसके ऊपर वो इतना हल्का हो जाता है कि उसका फर्क उसके शरीर को नहीं मिलता। महिमा में शरीर बड़ा कर सकता है, इन सब में एग्जाम्पल जो आता है वो हनुमान जी का आता है। और गरिमा में शरीर भारी कर सकता है। प्राप्ति का मतलब ये है कि जो भौतिक पदार्थ जिसकी भी वो संकल्पना करे, सोचे, वो उसको मिल जाएगा। और प्राकम्य में बिना रुकावट के, किसी भी रुकावट के बिना उसकी इच्छा की पूर्ति हो सकती है। वशित्व वो है कि जो पांचों भूत हैं और उनके जो पदार्थ हैं वो उसके वश में हो जाते हैं। और इशित्व का मतलब ये है कि वो उन पदार्थों को, भूतों को उत्पन्न भी कर सकता है ना। और उसके बाद में जो भूतों के जो धर्म होते हैं, मतलब कि जैसे कि पृथ्वी का भारीपन, पानी का गीलापन, ये सब उसके किसी भी काम में बाधा नहीं आते हैं। काय संपत जो समाधि है उसको 46 में सूत्र में इन्होंने बताया है कि काय संपत का मतलब है एक तो रूप लावण्य, और दूसरा बल, और तीसरा वज्र। तो रूप लावण्य में रूप का मतलब है कि उसका शरीर सुंदर, मतलब फिजिकली। लावण्य का मतलब है उस शरीर की कांति, उसका प्रकाश, उसकी चमक। और बल का मतलब है कि उसकी शक्ति, और वज्र का मतलब है कि दृढ़ता। तो ये शरीर संपत्ति संबंधी जो संपदा है वो उसको मिल जाती है। उसके बाद में इन्होंने बताया 47 सूत्र में ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थ वत्व संयमात इंद्रिय जय, मतलब कि इन पांचों चीजों में, चारों चीजों में, ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय और अर्थत्व, इन सब चीजों की ये जो मन सहित इंद्रियों की 5 अवस्थाएं हैं ये, तो इसमें यदि संयम वो कर ले तो इंद्रिय जय उसको कह लेंगे। तो कौन कौन सी हैं ये सिद्धियां? ग्रहण में मतलब विषय को ग्रहण करने की जो वृत्ति है उसकी, उसको ग्रहण कहेंगे। स्वरूप मतलब लक्षण, मतलब मन और इंद्रियों का जो स्वाभाविक स्वरूप है अपने स्तर में, जिसको कि हम बोलते हैं कि लक्षण, जैसे कि जो इंद्रियां हैं, जो मन है, जो हमारी इंद्रियां मतलब कि हमारी पांचों सेंस ऑर्गन्स, तो उसके जो, जिनसे हम विषयों को लेते हैं, जैसे नाक से हम सूंघते हैं, जीभ से हम टेस्ट लेते हैं, इस तरह से। मैम ज्यादा डीप जा रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट करो। ओके ओके सर। अस्मिता मतलब कि इनकी उत्पत्ति के बारे में, और अन्वय का मतलब है कि तीनों गुण जो सतरज तव है, और अर्थ तत्व का मतलब है कि इनका क्या सार्थकता है, मतलब कि भोग और अपवर्ग। उसके बाद में 48 में इन्होंने बताया था तो मनोजवित्व विकिरण भाव प्रधान जयश्च। तो इंद्रियों और मन पे विजय करने से हमें जो 3 प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं, मनोजयत्व, विकिरण भाव और प्रधान जय। मतलब कि मनोजयत्व में मतलब ये है कि वो मन की गति से अपने स्थूल शरीर को किसी भी देश में ले जा सकता है। विकिरण भाव का मतलब है कि वो उस चीज का अनुभव कर सकता है बिना शरीर के, बिना फिजिकली प्रेजेंट हुए, दूर देश की चीजों को वो समझ सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। और प्रधान जय का मतलब है कि जो प्रकृति पर जय, मतलब कि जो प्रकृति के कार्य और कारण स्वरूप है उस पे उसको जय मिल जाती है। ये सर, थैंक यू सर।
थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से आपने एज ए टीचर भी समझा दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपके अंदर बहुत अच्छा टीचर विद्यमान है, पता चल रहा है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ तक अभी अरुणा मैम ने यहाँ तक पढ़ाया आपको, अभी मनोजवित्तम तक। ठीक है, इसके बाद में कल हमने एक सूत्र ये भी किया था कि इसके बाद की जो स्टेज होती है कि बुद्धि और पुरुष, यानी कि ये यहाँ पे जो संप्रज्ञात समाधि की अंतिम वाली स्टेज आ जाती है यहाँ पे, कि खाली जब बुद्धि और पुरुष का थोड़ी सी भिन्न रह गई है, बाकी सब चीजों से वो मुक्त हो चुका है। और आपको पता है कि जो संप्रज्ञात समाधि की जो अंतिम स्टेज है, वहीं पे उसके बाद में हमें विवेक ज्ञान हमें मिलने लग जाता है। ठीक है, और यहाँ पे वही बताया गया है कि अब यहाँ पे विवेक ज्ञान होने लग गया, क्योंकि इनडायरेक्टली देखिए यहाँ पे बताया गया कि सर्वज्ञत्रित्वम, सभी चीजों का ज्ञान होना, अर्थात विवेक ज्ञान उसको यहाँ पे हो गया। उसके बाद में बताया गया है कि तद वैराग्यपि, ठीक है, उसमें भी विरक्त हो जाना। ठीक है, जैसे भागवत गीता में मैंने अभी वीडियो से समझाने की कोशिश की थी, अभ्यास और वैराग्य वहां पे दो चीज बताई गई है। और अभ्यास वैराग्य योग दर्शन में भी स्टार्टिंग में मिलता है हमें 11 सूत्र में, कि अभ्यास वैराग्य के द्वारा बार बार प्रैक्टिस। ये नहीं होता कि एक बार हमें कोई अचीवमेंट मिल गई, प्रैक्टिस कर ली आपने, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली, आप किसी पोजीशन पे पहुंच गए, लेकिन अगर वैराग्य नहीं है आपके अंदर तो वापस आप निम्न स्तर पे आ जाओगे। तो अभ्यास और वैराग्य, प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट, दोनों साथ साथ में रहने चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ओके, खाली अभ्यास कुछ नहीं कर सकता, खाली वैराग्य कुछ नहीं कर सकता, दोनों को पैरेलल में लेके चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे उस योगी ने बार बार प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करके उसको वो चीज मिल गई, सर्व सर्वज्ञत्रित्वम च सर्वभावा, सभी चीजों के मालिक वो बन गया। देखो तो उसको अणिमा आदि समस्त सिद्धियां मिल गई हनुमान जी वाली। उसके बाद में यहाँ पे क्या बोला है, तद वैराग्य भी, उससे वैराग विरक्ति ले लो, छोड़ दो, उन सिद्धियों को छोड़ दो। ये छोड़ने का भाव बहुत कम लोगों में होता है। ठीक है, लेकिन जिसने छोड़ दिया उसी को कैवल्य मिलेगा, और जिसने नहीं छोड़ा वो वापस अपने निम्न स्तर पे आ जाएगा। एक और सामान्य लेवल का एग्जांपल हम लेते हैं। अगर आपको आप स्कूल में टीचर हो, ठीक है, अभी आप पढ़ रहे हो, आप लोग में से कुछ लोग टीचर हैं, ठीक है। अब आप स्कूल में स्कूल लेवल के टीचर हो, अगर आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे जाना है तो स्कूल वाली चीज को छोड़ के यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, एक जॉब को छोड़ना पड़ेगा, तभी दूसरी जॉब मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्कूल की जॉब भी करते रहो और यूनिवर्सिटी की जॉब भी करते रहो। एक पोजीशन जो मिली है उससे डिटैच होना पड़ेगा। अगर उससे आप डिटैच नहीं हुए तो दूसरी पोजीशन हमें नहीं मिलेगी, मिल भी गई तो दोनों को संभाल नहीं पाओगे, और कुछ दोनों ही दोनों चले जाएंगे। इसीलिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो पीछे वाले चीजों से हमें डिटैच होना पड़ता है, अदरवाइज हम आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पर भी वही चीज समझाई गई है, तद वैराग्य, वो समस्त सिद्धियां हमें मिल गई, समस्त सिद्धियां, हम कुछ भी कर सकते हैं, भगवान के समान हो गए हैं, हनुमान जी वाली समस्त सिद्धियां हमारे अंदर आ गई है। फिर उनसे डिटैच हो जाओ, छोड़ दो उनको। उसके बाद में क्या होगा, दोष बीज छह कैवल्यम, उसके बीज का नाश हो जाएगा। और मूल बीज क्या है, हमारे कर्म संस्कार और अविद्या रूपी क्लेश, इनका नाश हो जाएगा, और उसके बाद में ही हमें कैवल्य मिलेगा। देखिए, अविद्या रूपी क्लेश यहाँ पर भी है विवेक ज्ञान के अंदर, क्योंकि अविद्या अंतिम समय तक रहता है, वो महाक्लेश है। लेकिन जब भैया जब उससे भी विवेक डिटैच ज्ञान हो होते गया, हैं, विवेक ज्ञान हो गया तो फिर अविद्या कैसे रह गया? अविद्या रहेगी, जब तक कैवल्य नहीं मिलता तब तक अविद्या रहती है हमेशा।
क्योंकि वो जननी है। अविद्या अगर हट गई, अविद्या की वजह से ही तो प्रकृति पुरुष मिलते हैं। तो वो और प्रकृति पुरुष अलग की स्थिति में होते हैं सिर्फ कैवल्य में, उससे पहले नहीं। ठीक सर है, अविद्या को आप यहाँ अस्मिता के रूप में बता रहे हो क्या? नहीं, अस्मिता उससे पहले की स्टेज है। अस्मिता, अस्मिता से डिटैच हुआ जा सकता है, लेकिन अविद्या, अविद्या तो लास्ट तक रहती है हमेशा। ठीक है, जब तक कैवल्य नहीं मिलता तब तक अविद्या रहती है। तो यह यहाँ आ पे गया, बीज देखिए। किसी को, बीज किसे किसे कहा गया है? कर्म जो संस्कार बीज को। है, बीज एक तो कर्म संस्कार मानेंगे यहाँ पे, कर्म संस्कार और अविद्या दोनों मानेंगे यहाँ पे इसको। ठीक है, सर आगे 37 बताया गया है। ऐसा ही बताया है ना? चलिए अब लास्ट में डाउट लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्थान्युप निमंत्रणे संगसमया करणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात। देखिए, जैसे वहां पे बताया गया था, हमने वीडियो में देखा कि उसको सिद्धि मिल रही है, वो आत्मा जो स्वामी है शरीर का, वो मन उसको आदेश दे रहा है कि चलो भैया आपको उस रास्ते पे जाना है, वही सही रास्ता है। लेकिन बीच बीच में इंद्रियों के विषय फिर उसे अटैक कर लेते हैं, और फिर वो शरीर रूपी रथ को फिर उस डायरेक्शन में ले जाता है। बार बार वो डिस्ट्रैक्शन आती है। इसी तरीके से कोई भी क्यों ना हो, सामान्य लाइफ में भी जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें प्रलोभन दिए जाते हैं। आपने देखा होगा, आप कोई भी अचीवमेंट पाओ, आपको प्रलोभन आने शुरू हो जाएंगे। आप मेरे से दोस्ती कर लो, आप मेरे दोस्त बन जाओ, मेरे ये कर लो, ये कर लो। इस तरीके से ऐसे ऐसे लोग भी आपके साथ जुड़ने लगेंगे जो आपको देख के भी खुश नहीं थे। वो आप भी हैरान रहोगे कि ऐसे परिवर्तन कैसे हुआ। ठीक है, लेकिन वो मायाजाल है, उन लोगों के चक्कर में नहीं आना, नहीं तो आप वापिस अधम स्थिति पे आ जाओगे। यहाँ पे वही बताया गया है कि जब योगी को सिद्धि मिलती है, अच्छे से उसने अभ्यास किया, तो क्या होगा, स्थान में को निमंत्रण है भैया, यहाँ पर तो लोकपाल देवता देवता लोग बुलाने आ जाएंगे उसको भी, आ जाओ इंद्र महाराज, अग्नि महाराज हमारे पास आ जाओ, स्वर्ग लोक में आ जाओ। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मतलब यहाँ पे प्रलोभन है, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी, वो चीजें भी होने लग जाती है। संगसमया करणम। ठीक है, मतलब कि कहेंगे हमारा भोग करो, उसको वापस गिराने की कोशिश की जाएगी उस पर्सन को, ताकि वो उस टॉप स्थिति पे ना पहुंचे। इसको आप परीक्षा भी समझ सकते हो, योगी की परीक्षा होती है ये, कि वो योगी कितना प्रैक्टिशनियर है। जैसे परीक्षा अर्जुन की हुई थी, जब अर्जुन वन में तपस्या कर रहा था, और महादेव का पशुपता अस्त्र की जब वो तपस्या करता है, पता होगा आप लोगों को महाभारत का ये सीन। तो यस। वो तपस्या कर रहा है वहां पे, और उर्वशी देख आती रहा है। है कि तपस्या में लीन है, तो सामने से एक ऐसा जीव जो जंगली है, और वो लोगों को भी मार रहा है और उसको भी मारने आ रहा है। अब लोग उससे आते हैं कि मेरी रक्षा करो, लेकिन वो तो समाधि में लीन है। कुछ लोगों के कमेंट होते हैं उसके ऊपर कि ये तो भैया, ये तो सालों से समाधि में है, हमारे लिए अपनी समाधि क्यों त्यागेगा। तो लेकिन वहां पे अर्जुन समाधि को छोड़ के उन लोगों की रक्षा करता है। उसका मतलब क्या है, रक्षा करके बाद में शिव जी उससे खुश होते हैं, वहां पे उसके बाद में अस्त्र मिलता है। बाद में बोलते हैं क्यों तुमने अपनी तपस्या क्यों भंग की। तपस्या वहां पे उन्होंने बोला कि मेरा कर्तव्य है, खाली मैं अपने स्वार्थ को नहीं देख रहा हूँ, लोगों की रक्षा करना भी मेरा धर्म है। इसलिए यहाँ पे लोगों की रक्षा करना मेरा प्रायर धर्म है। इसलिए मैंने अपने इस धर्म को, तपस्या वाले धर्म को छोड़ा, और उन प्राणियों की रक्षा करने वाला धर्म को मैंने प्रधान समझा, इसलिए मैंने वो किया। तो एक प्रलोभन होती है ये चीजें। और भी शायद और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इस चीजों के, शायद आपको समझ आया होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको भटकाने की कोशिश की जाएंगी, आपको भटकना नहीं है।
सर इसी वास्तविकता में देखनी है, वास्तविकता क्या है आपकी। कई बार जब योगी खाली खुद के बारे में सोचता है ना, तब भी उसके साथ वो चीजें गलत हो सकती है। जैसे इस केस में अगर अर्जुन खाली अपने स्वार्थ के बारे में सोचता कि मैं अपनी तपस्या क्यों भंग करूं, तब भी वो गलत है। ठीक है, मतलब कि अपने धर्म का पालन करना है। ठीक है, तो उसके बाद में इसमें नहीं आना, नहीं तो पुनः अनिष्ट उसका, उस योगी का विनाश हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा उस योगी का, अगर वो प्रलोभनों में आ गया तो। यहाँ पे जो एक उर्वशी वाला एग्जांपल पे शूट करता है, वो ज्यादा शूट करेगा पशुपतास्त्र से। जब अर्जुन इंद्र के पास जाता है स्वर्गलोक में, वहां पे अस्त्रों की विद्या लेने, वहां पे उर्वशी का प्रपोजल आता है उसके पास शादी करने का, लेकिन वहां पे उसको मना कर देता है। क्योंकि जब अर्जुन आगे बढ़ रहा है, सिद्धियां उसको मिल रही हैं, एक एक दिव्यास्त्र उसको मिलते जा रहे हैं, और फिर जब आदमी कोई आगे बढ़ता है तो प्रलोभन आया उर्वशी का प्रपोजल कि मेरे साथ शादी कर लो, तो वहां पे अर्जुन उसको मना कर देता है। अगर वो उसके साथ अटैच हो जाता है उर्वशी के साथ में, तो उसको वो सिद्धियां नहीं मिल पाती जो दिव्यास्त्र उसको वहां पे मिले। तो यही है प्रलोभन में न आना। इस तरीके के और भी बहुत सारे प्रलोभन हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे विवेक ज्ञान का उपाय बताया गया। एक तो पहले तो बता दिया, अभी यहाँ पे सेकंड तरीका बताया गया, लेकिन एक्यूरेट, ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन कि विवेक ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, उसकी कोई सीक्वेंस है क्या। यहाँ पे वो सीक्वेंस दिया है, क्षण तत्व क्रम में हो संयमात विवेकजम ज्ञानम। क्षण और उसका क्रम, उसमें संयम करने से विवेक जनित ज्ञान होता है। पहले तो इसको समझिए कि विवेक जनित, विवेक ज्ञान, विवेक का मतलब आप लोग क्या समझते हो, व्हाट इज विवेक। बुद्धि। सर सत्सद विवेक बुद्धि, अच्छा और बुरा, सत्सद विवेक बुद्धि जो बुरा और अच्छा ये दो चीजों में फर्क करना सिखाता है। जी जी, सत और वेरी असत गुड, में जो सत असत। डिफरेंट कर सके। हाँ सर, नित्य वेरी अनित्य। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। यानी कि जो वास्तविकता में दिखाए वो विवेक ज्ञान है, जो वास्तविकता दिखाए। और देखिए, ऐसा ना हो कि थोड़ा छोटे मोटे स्तर पे विवेक ज्ञान हर किसी के पास होता है। जैसे मैंने आपको बहुत सारे सिद्धियों के प्रैक्टिकल एग्जांपल दिए थे। हम लोग योग साधना नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कुछ छोटी छोटी सिद्धियां हमारे अंदर भी होती हैं। इसी प्रकार विवेक ज्ञान हम सब के अंदर थोड़ा थोड़ा थोड़ी मात्रा में होता है, लेकिन योगी के अंदर सीमा उसकी बहुत ज्यादा होती है उस विवेक ज्ञान की। तो यहाँ पे हमें समझना है कि क्षण तत्व, क्षण को, मतलब कि अगर हमें, आप लोग बताएंगे, ठीक है, अगर हमें, चलो गर्ल्स बताएंगे क्योंकि गर्ल्स की ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, सामने आके एग्जांपल देंगे, क्योंकि गर्ल्स की सिक्स सेंस बहुत ज्यादा एक्टिव होती है बॉयज के मुकाबले। तो वो कैसे ऑब्जर्व करती है कि सामने वाला पर्सन जो उससे बात कर रहा है उसकी मंशा क्या है। तो कैसे वो ऑब्जर्व करती है, कोई सामने आके बताइए, और यहीं से ये सूत्र आप समझ जाओगे इसी एग्जांपल से। सर विवेक ज्ञान की वजह से। अरे प्रैक्टिकली बताओ, आप कैसे करते हो नोटिस। सर बॉडी रंजिता चेक, मैम, रंजिता मैडम बताएंगे, आओ जी। फिर उसके बात करने का अंदाज, हाव भाव जो होता है, उसके एक्सप्रेशन, और कहते हैं कि आंखों में दिखती है, मतलब आत्मा कैसी है या उसकी सच्चाई आंखों में दिखती है। तो जैसे आई कांटेक्ट या सारी चीजें बता देती है, जैसे कि हाँ उससे एक्सीलेंट। सर ये ठीक है, यही कहते हैं सर, मन जो होता है सर, जो आईना है, आंखें, जो मन में जो भाव है, आंखों के द्वारा दिखाई देते हैं। तो मन का आईना आंखें है, उसके आंखों के इससे एग्जैक्टली पता चलता है सर।
ओके, अब यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप काफी करीब पहुंच चुके हो आंसर के। अब यहाँ पे मैं पूछता हूँ, आपने आंखों को ऑब्जर्व कब किया और कैसे किया उसकी? सर जब कोई बात कर रहा होता है तो फिर हम, अगर आप प्योर होते हैं तो आप बिल्कुल आई कांटेक्ट आप देख के, आंखों में देख के बात कर रहे होते हैं। तो अगर उसके मन में कुछ चीजें होती तो आंखें चुराना या उसकी आंखों में वो दिख जाता, लग जाता है कि क्या चीज। एक्सीलेंट, यही पॉइंट मैं समझाना था। अभी आपने बोला आंखें चुराना, यही शब्द मुझे समझाना था आपको। मतलब कि क्या था, अब आंखें, उसकी जो छोटी छोटी एक्टिविटी होगी, वो खुजली कर रहा है, वो कुछ और कर रहा है, आंखें मटका रहा है, छोटी छोटी जो ये ऑब्जर्वेशन होनी है, यही है क्षण तत्व क्रम। बारीकी से उन चीजों को एनालाइज करना। जब आप एक्चुअल में बारीकी से एनालाइज करोगे तभी आपको राइट नॉलेज मिलेगी। नहीं तो कभी कभी गलत भी हो सकता है, सही आदमी भी बेचारा वो, उसकी पिटाई हो जाती है कभी कभी, जब वो ठीक तरीके से क्षण क्रम नहीं होता है ना। जैसे वो एक दो वीडियो बड़ी फेमस है यूट्यूब पर, फेसबुक पर, वो बस वाले, वो लड़का पीछे खड़ा है, बस में झटका लगा, वो गिर गया, उस लड़की ने पीट दिया बिना बात पे उसको, क्योंकि उसने राइट ऑब्जर्वेशन नहीं किया। क्षण तक हर क्रम को नहीं देखा, खाली उसने ये देखा कि उसने मेरे को टच किया, ये नहीं देखा कि गाड़ी का ब्रेक लगा उसकी वजह से उसने टच किया गलती से। तो क्षण तक अच्छे से ऑब्जर्व करना है, थोड़े से ऑब्जर्वेशन से ही मेन कंक्लूजन पे पहुंच जाना, इसको विज्ञान नहीं बोलते। इस चीज को आपको समझना है, तभी आपको ये समझ आएगी। एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, क्षण तत्व क्रम। क्षण का मतलब क्या है? काल का वो छोटा से छोटा हिस्सा, जिससे छोटा हो भी नहीं सकता। आप सेकंड को मान लो अपने समझने के, वैसे सेकंड से भी डाउन मिली सेकंड्स में होती हैं चीजें, आप यहाँ पे समझने के लिए सेकंड्स में ले लो। आप देख रहे हो कि कैसे उसने बार बार वो टच करने की कोशिश कर रहा है, बार बार वो दाएं बाएं देख रहा है, ठीक है, खाली उसके नहीं, उसके शरीर को ऊपर नीचे दाएं बाएं सबको देख रहा है। तो छोटे छोटे आपने बहुत सारी क्लिप्स बनाए अपने माइंड में, बाद में उसके बाद में आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचे, क्रम। और ऐसा वो कंटिन्यू कर रहा है, एक बार किया, एक बार गलती से भी हो सकता है, फिर किया, फिर किया, फिर किया, फिर किया, ऐसा वो कंटिन्यू किए जा रहा है। उसके बाद में आप कंक्लूजन पे पहुंचे कि इसकी मंशा गलत है। जब इस तरीके से छोटे छोटे स्टेप्स पे कंटिन्यूसली फोकस किया जाए, संयम किया जाए, देखिए संयम, संयम, धारणा, ध्यान, समाधि आप भी करते हो जिस तरीके से अभी रंजिता मैम ने बताया, कैसे मनसा को पहचानेंगे, आंखों की चुराना, बात करना, टच करना, छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, वही ऑब्जर्वेशन ही संयम है, ध्यान रखिए। राइट ऑब्जर्वेशन ही संयम, धारणा, ध्यान, समाधि। संयम कोई बहुत बड़ी वो चीज नहीं है कि जाओ गुफा में जाके बैठ जाओ, वहीं पे जाके समाधि मिलेगी, नो, दैट इज रॉन्ग। राइट ऑब्जर्वेशन इज संयम। तो जब ऐसा किया तो विवेक जन, उस समय विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है, मतलब कि राइट कंक्लूजन, एक्चुअलिटी क्या है, तब हमें पता चलती है जब हम अच्छे से क्षण और तत्व इस प्रकार से हम कंटिन्यूसली उन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। इसी तरीके से रिसर्चर करते हैं। रिसर्चर भी, अभी आप लोग रिसर्च करोगे आगे, साइंटिस्ट लोग भी यही करते हैं, ऑब्जर्व, राइट ऑब्जर्वेशन। ये हमने इंटरवेंशन कराई, क्या एक्चुअल में मुंडूकासन डायबिटीज में फायदेमंद है? देखो भैया, शुगर लेवल चेक करो, एक दिन चेक करो, अगले दिन चेक करो, कंटिन्यू क्रम, कंटिन्यू फ्लो वाइज चेक करो, कब उसका भी ग्लूकोज लेवल अप हो रहा है, कब डाउन हो रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। इस तरीके से 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक आपने क्षण और क्रम को कंटिन्यू किया और बाद में सबको कंपाइल करके एक कंक्लूजन दिया।
वो कंक्लूजन राइट कंक्लूजन होगा, दैट इज विवेक ज्ञान। क्षण और क्रम समझ रहे हो सभी लोग? क्षण और क्रम में क्या बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे? ओके जी, आगे बढ़ते हैं। जब हमें विवेक ज्ञान मिल जाएगा तो उससे क्या मिलेगा? कैसे पता चलेगा कि हमें विवेक ज्ञान मिल गया? यहां से पता चलेगा सूत्र संख्या 53 से कि हमें विवेक ज्ञान मिल गया। जाति लक्षण देशई अन्यतान नवच्छेदात् तुल्योः ततः प्रतिपत्तिः, कि जाति लक्षण और देश भेद से, ठीक है, जाति भेद जैसे गाय की अलग जाति, भैंस की अलग जाति, मनुष्य की अलग जाति, हिरण की अलग जाति, लक्षण उनके अलग अलग गुण, काली गाय सफेद गाय, भूरी गाय, काली और सफेद दोनों वाली गाय, काली और भूरी दोनों वाली गाय, एक सींग वाली गाय, दो सींग वाली गाय, तीन सींग वाली गाय, अलग अलग टाइप्स, वेरिएशंस। देश भेद, वही गाय हरियाणा में पाई जाएगी तो उसकी अलग प्रजाति मिलेगी, अमेरिका की गाय की अलग प्रजाति मिलेगी, साउथ की अलग प्रजाति मिलेगी, यूरोप की गाय अलग मिलेगी, देश भेद से, ठीक है। अन्य भेद नहीं किया जा सकता, ठीक है। तुल्य जो वस्तु तुल्य है उसके प्रति उनके भेद की उपलब्धि उस विवेक ज्ञान से होती है। इसका मतलब क्या है? आपके सामने आपको विवेक ज्ञान मिल चुका है, देखिए इससे पहले विवेक ज्ञान मिल चुका है। अब आपको एक फोटो दिखा दी गई, फोटो दिखाते ही आपने बोल दिया कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये गाय कहाँ की है, आपने एकदम से उल्लेख किया ये देसी गाय है, और देसी गाय तो सिर्फ हरियाणा में पाई जाती है, बाकी जगह बहुत कम मिलती है। मुर्रा भैंस वहां मिलती है भैया, साउथ की अलग प्रजातियां हैं। गाय भैंसों में भी बहुत सारे 50-100 प्रजातियां होती हैं, पढ़ोगे तो इसके बारे में पता चलेगा आपको। जैसे आपने पुराने सीरियल देखे होंगे, पुराने सीरियल जो होते हैं, जैसे उसमें सीआईडी में भी आती है चीजें, कोई चीज मिल गई, अब भैया ये चीज तो वहां पाई जाती है, मुंबई की बाजार मार्केट में मिलेगी, वही बनता है। वो पहचान जाते हैं ना उस चीज को देखते ही। आपने चीज एग्जाम्पल देखा होगा ना अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, ये चीज तो वही बनती है, चलो वहां जाके इंक्वायरी करो, जरूर क्रिमिनल ने ये चीज वहां से खरीदी होगी, है ना। तो ये वही चीज है यहाँ पे, जाति लक्षण देश, अच्छे से ऑब्जर्व करना उन चीजों को। ये चीजें ऑब्जर्वेशनल एक्चुअलिटी विवेक जिसके अंदर होगा उसको पता चल जाएगा। नहीं तो वही चीज एक सामान्य पुलिस वाला देख रहा है, उसको नहीं पता इसका मतलब क्या है, लेकिन वो सीआईडी वाला देख रहा है, सीबीआई वाला देख रहा है, वो पहचान जाएगा भैया इसके अंदर ये चीज है, और यहां से हमें क्रिमिनल का पता चल जाएगा। जाति लक्षण देश, उसकी बुद्धि इतनी प्रखर हो जाती है, वो कंक्लूजन उसका बहुत ही सटीक बनता है। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, इसमें भी लेडीज ही एक्सपर्ट होती है, बॉयज तो पीछे रहते हैं ज्यादातर। भैया आन्यत वच्छेदात का मतलब बता दीजिएगा एक बार बस। अवच्छेदात, ठीक है, अवच्छेद का मतलब होता है भेद करना, यानी कि उसको भेद करना, उसको ठीक तरीके से आ जाएगा, ठीक है, कि कौन सी ये जूता बनता है तो कहाँ किस जाति का है, किस जगह बना होगा, और ये कितने दिन चलेगा, ठीक है। तो मैं बता रहा था आपको, एक ज्वेलरी का एग्जांपल दे रहा हूं। मुझे तो नहीं पता, मेरे लिए तो सारी सोना है, लेकिन लेडीज को पता मिल जाएगा भैया ये एक्चुअल सोना है और ये आर्टिफिशियल सोना है।
ज्वेलर को भी पता चल जाएगा ये एक्चुअल सोना है, और दिखेंगे दोनों एक जैसे ओरिजिनल। चमक क्या पता नकली की चमक और ज्यादा हो असली से, ऐसा भी होता है। लेकिन इसकी ऑब्जर्वेशन कौन कर पाता है? एक्चुअल जो उसमें काम कर रहा है, जो ज्वेलर्स का जो काम है वो उनको पता होती है इन चीजों की, ये नकली है, जाति, लक्षण, तेज, ठीक है। उसको अलग अलग पैमाने पे परखेगा, टेम्परेचर में लेके आएगा, पता चल जाएगा भैया ये टेम्परेचर से पिघल रहा है क्या, इसका रंग बदल रहा है क्या, लक्षण रंग बदल गया, तांबे का बदल जाएगा, सोने का नहीं बदलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसकी ये ऑब्जर्वेशन, उसकी नॉलेज बढ़ जाती है जिस व्यक्ति के अंदर विवेक ज्ञान होता है। आगे बढ़ते हैं। सर अनुच्छेदांत आपने बताया अंतर ना करना या अंतर करना, जिसमें अंतर ना किया जा अनुच्छेदांत सके। नहीं, इसमें राइट आंसर ये आएगा अवच्छेदात, मतलब कि उसका अवच्छेद का मतलब होता है भेद, ठीक है। अवच्छेद का मतलब उसमें भेद करना, उसको पता चल जाएगा, उसकी ऑब्जर्वेशनल पावर इतनी अच्छी होगी कि उसको उस चीज की जाति, लक्षण और देश का अलग अलग पता चल जाएगा, जिसके अंदर विवेक ज्ञान होगा तो, ठीक है। यहाँ पे बताया कि ओके जो सर। अलग अलग वस्तुएं हैं उनको वो अलग अलग ही देखेगा, एक नहीं देखेगा। मेरे सामने अगर जिसको विवेक ज्ञान नहीं है, दो नकली नोट आ गए सामने, उसके लिए दोनों असली हैं, लेकिन जिनको उसकी पहचान है उसके लिए वो दोनों अलग अलग हैं, उनके अंदर भेद है कि ये असली है, इससे बापूजी छपे हैं तो ये असली है, इससे नहीं है तो नकली है। कई बार बापूजी छपा हुआ भी नकली हो जाता है, कितने, इतना तो हमारे अंदर दिमाग नहीं है। वो तो भैया कैशियर के पास ही होता है जो बैंक में बैठता है, गांधी छपे वाले भी नकली को कैसे पहचान लेता है, वो उसका विवेक ज्ञान है, हमारा नहीं है इतना ज्ञान, उसका है। क्यों? क्योंकि उसने क्षण और क्रम पे उसने बार बार प्रैक्टिस की है, तभी उसका ज्ञान इतना हो पाया है। हम करेंगे तो हमारी भी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब उसकी विशेषता क्या होगी विवेक ज्ञान की? एक तो वो ऊपर भी एक विशेषता ही है, उसका इतना ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। तो आगे है तारतम, जो विवेक ज्ञान हो जाएगा, सर्व विषयम सर्वथा विषयम अकर्मम चेति विवेकजम ज्ञानम, ठीक है। तो तारक का मतलब कि वास्तविक ज्ञान, उसको तारक बोलते हैं। बहुत सारी चीजें यानी कि जो है वास्तविक ज्ञान है, आध्यात्मिक पथ है, वट एक्चुअलिटी का उसको पता चल जाएगा तारकम, कि किस ज्ञान से हमें वास्तविक शांति मिलेगी। सर्व विषयम, सब कुछ जानने वाला वो हो जाएगा। सर्वथा विषयम, सब प्रकार से, अलग अलग एंगल से वो जान जाएगा, हर एंगल से। एक आदमी बहुत अच्छा है लेकिन उसके अंदर कुछ बुराइयां भी होती हैं, वो उसकी हर एंगल से कितना वो अच्छा है कितना वो बुरा है, हर एंगल से उसको जान जाएगा। अकर्मम, यहाँ पे अकर्मम का आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बन सकता है ये अकर्मम क्या है यहाँ पे, ये क्रम का विभाजन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे अकर्मम का मतलब होता है एक साथ बहुत सारी चीजों का पता चल जाना, एक साथ बहुत सारी चीजों का पता चल जाना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दिल्ली से, ठीक है, कोई चीज, एक मैसेज रिलीज किया, सिग्नल रिलीज किया टीवी चैनल वालों ने, और मैं बेंगलोर में बैठा हूं और मुझे वहां से टीवी चैनल पे रिलीज किया,
वहां से वो ऊपर अंतरिक्ष में गया सिग्नल, अंतरिक्ष से फिर मेरे टीवी पे आके शुरू हो गया, दिखने लग गया मेरे को कि इंडिया टीवी की खबर, ब्रेकिंग न्यूज। तो मैसेज वहां से गया अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष से यहाँ आया। अब विवेक ज्ञान जो होगा, मतलब कि यहाँ पे अकर्मम होगा। अकर्मम का मतलब ये नहीं कि वो भैया हर 2 सेकंड में कितनी स्पीड से मूव कर रहा था, हर 1 किलोमीटर में किस स्पीड से मूव कर रहा था, हर चीज के बारे में उसको जानकारी हो जाएगी, लेकिन वो बताना जरूरी नहीं है। उसको पता होगा कि किस तरीके से वो सिग्नल वहां से, दिल्ली से उसके टीवी तक पहुंचा। वो ज्ञान उसके अंदर होगा, वो नॉलेज उसकी होगी, लेकिन वो हर स्टेप्स बताने को जरूरी नहीं है। चेती विवेकजम ज्ञानम, वो विवेक ज्ञान की विशेषताएं हैं कि उसको राइट नॉलेज का पता होगा, सभी चीजों का पता होगा, और हर एंगल से उसको पता होगा, और हर स्टेप का उसको पता होगा। वो विवेक ज्ञान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक और यहाँ पे विवेक ज्ञान यहाँ पे स्थायी होता है। अगर वो डिटैचमेंट बनाए रखे तब वो स्थायी होता है, वैराग्य अगर बना रहे तो। नहीं तो विवेक ज्ञान से जो सिद्धि मिलती है, आप उस सिद्धि के चक्कर में आ गए तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ते हैं। लास्ट सूत्र आज का विभूति पाद का, कि क्या और भी तरीके हैं क्या, या अगर ऐसा होएगा तो क्या हो जाएगा। सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम, अर्थात बुद्धि और पुरुष। सत्व अर्थात यहाँ पे सात्विक बुद्धि को लिया है, इसलिए सत्व उसका नाम दिया, क्योंकि राजसिक और तामसिक का तो नाश हो गया है, तभी वो इस स्टेज पे पहुंचा है। जब हमारी बुद्धि पूर्ण सात्विक हो जाएगी, पुरुष यो हो, पुरुष के साथ, ठीक है, शुद्धि साम्य, अच्छी प्रकार से प्योर हो जाना, शुद्ध हो जाना, हर प्रकार के कर्म संस्कारों का नाश हो जाना, किसी प्रकार के किसी भी क्लेश का न रहना। जब वो स्थिति बन जाएगी, हर तरीके से शुद्ध हो जाएगा, तब केवल्यम, उस अवस्था में केवल्य प्राप्त होता है। ठीक है, एक तो हो गया, ये एक अलग मेथड है केवल्य प्राप्त करने का। टाइप्स वेरिएशन में पूछा जा सकता है ये। पहला तो टाइप तो है तो समाधि, स्टेप बाय स्टेप, अष्टांग योग, संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि के बाद में ऐसे विवेक ज्ञान, उसके बाद में ऐसे प्रज्ञात समाधि। यहाँ पे एक दूसरा मेथड है, बुद्धि पूर्ण सात्विक होनी चाहिए, पूर्ण शुद्ध होनी चाहिए, सभी कर्म संस्कार नाश हो जाएंगे, फिर कैवल्य मिल जाएंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, इनडायरेक्टली यहाँ पे महर्षि पतंजलि जी ने योग के वेरिएशन बताए। जैसे भागवत गीता में मिलता है ना, वहां पे कृष्ण जी बोलते हैं कि या तो भक्ति योग से मुझे पालो, या कर्म योग से मुझे पालो, या ज्ञान योग से पालो। तीन चीज आपको दिखाई अलग अलग दे रही है, तीनों का लक्ष्य एक ही है। ठीक इसी तरीके से कर्म योग से कैवल्य पालो, अष्टांग योग से पालो, क्रिया योग से पालो, अभ्यास वैराग्य से पालो, ईश्वर परिधान से पालो, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि से पालो, या फिर ये जो वेरिएशन अभी दिया, सत्व बुद्धि, सत्व बुद्धि। ठीक है, बुद्धि को सात्विक कर लेना, पूर्णतः सात्विक हो जाना, शुद्ध हो जाना, उस तरीके से भी आप कैवल्य को प्राप्त कर सकते सर हैं। और यहाँ इसी के साथ में विभूति पाद हमारा कंप्लीट होता है, और कल से हम कैवल्य पाद शुरू करेंगे। जी पूजा जी बोलिए। समान भाव का मतलब बता दीजिए, समान भाव। समान भाव का मतलब होता है एक समान रहना, सुख में दुख में,
जो स्थित प्रज्ञ की स्थिति भागवत गीता में आती है, हर परिस्थिति में एक समान रहना। ठीक है, क्या समझ नहीं आया रचना जी, जरा माइक खोल के बताइए। बुद्धि और पुरुष दोनों की बुद्धि और पुरुष दोनों सात्विक हो जाते हैं तब आपकी आवाज मुझे बहुत कम आ रही है, ना के बराबर। माइक खराब हो गया, उसमें इतना ही आती है। बोलिए, दोबारा बोलिए। जब बुद्धि और पुरुष जो पूरी तरीके से सात्विक हो जाते हैं तभी हमें कैवल्य मिलता है क्या? पुरुष तो सात्विक हो ही होता है, पुरुष यानी आत्मा। बुद्धि को सात्विक होने की आवश्यकता है, क्योंकि बुद्धि तीनों गुणों से युक्त है। वो तीनों गुणों को मुक्त करना आसान नहीं है। तो पहले उसको सात्विक बनाओ, सात्विक बनाने के बाद में उसको शुद्ध करो, सत्व गुण को भी छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद में कैवल्य मिलेगा। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ, क्वेश्चंस के जरिए हम आज का रिवीजन कर लेते हैं। अभी है हमारे पास टाइम? ओके, चलिए मैसेज से आंसर करेंगे सभी लोग। पिछला भी ले लेता हूँ साथ में एक साथ। ठीक है, चलिए अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों को मैसेज करो सभी लोग। देखता हूँ कौन मैसेज करेगा। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों को मैसेज करें। सर वो क्या होता है ये भी मैसेज करना है कि सिर्फ आर्ट के नाम लिख के नहीं जाना नहीं, है? नाम 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 नाम। ठीक है, ओनली नेम, डिटेल्स में नहीं जाना, बहुत लंबा हो जाएगा। सात्विक जी ने मैसेज कर दिया है, लेकिन क्रम गलत कर दिया है सात्विक जी आपने। मनोज जी, एक खा गए मनोज जी। प्रियंका जी, आ, हाँ प्रियंका जी का सही है, साक्षी जी का भी सही है, वेरी गुड। पूजा जी, चलिए पूजा जी सामने आके प्रकट हो जाओ, समझाओ, बताओ सब। हाँ जी सर, जो अणिमा सिद्धि है, ये जो अष्ट सिद्धियां सर, सबसे पहले अणिमा आती है। इसके अंदर सिद्धि प्राप्त होती है बिल्कुल सूक्ष्म रूप धारण करने की, बिल्कुल छोटा सा जो दिखाई भी ना दे ऐसा। और लघिमा सर, इसके अंदर सिद्धि मिलती है शरीर को बिल्कुल हल्का करने की, वो कहीं भी उड़ सकता है, बहुत ज्यादा हल्का कर सकता है। फिर तीसरी आती है महिमा। इस महिमा में क्या है, शरीर को बड़ा करने की शक्ति आ जाती है, शरीर को चाहे कितना भी बड़ा कर लो। फिर आती है सर गरिमा। गरिमा के अंदर सिद्धि मिलती है सर शरीर को बिल्कुल भारी करने की, जब चाहे वो अपने शरीर को कितना भी भारी बना सकते हैं। प्राप्ति के अंदर सर सर प्राप्ति के अंदर आएगी कि उसको कोई भी इच्छा होगी उसकी, कोई भी पदार्थ की, कोई भी वस्तु की, तो वो उसको संकल्प मात्र से ही मिल जाएगी। और प्राकम्य में सर, प्राकम्य और प्राप्ति में सर इतना डिफरेंस है, उसको संकल्प मात्र से मिल जाएगी लेकिन उसकी गारंटी नहीं है कि मिलेगी। लेकिन जो प्राकम्य है उसके अंदर गारंटी होती है कि उसको जो उसने संकल्प किया, जो उसकी इच्छा है, वो उसको मिलेगी ही मिलेगी। फिर आती है सर वशितव। वशितव में सर जो पंचभूतों का जो पंचभूतों और तद्जन्य पदार्थों का वश में हो जाना, यानी कि जो पंचभूत हैं वो उनके पदार्थों का वो वश में हो जाते हैं। फिर आते हैं ईशितव। ईशितव में आता है सर जो ये ईश्वर के समान सिद्धि होती है, मतलब जो भूत और भौतिक पदार्थों का जो अलग अलग जो नाना रूपों में जो उत्पन्न करने की शक्ति और एक्सीलेंट 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 आंसर दिया आपने। चलिए तो मुझे बताएंगे सूत्र संख्या 50, हैंड रेज करो, कौन समझा सकता है? सूत्र संख्या 50, तद वैराग्यपि दोष बीज क्षय कैवल्यम। कौशल लोधी जी, आइए सामने। तदुराज्ञादपि दुःसमीच क्षय कैवल्यम। हाँ जी, समझाओ एज ए टीचर। जी सर, प्रयास कैसी करूंगा स्थिति आई? समझाने की। जी, तब जाके जब वैराग्य जो है क्षणत कर्मयो संयमात विवेक द्विज ज्ञानम जो मिल जाता है, मतलब जो वैराग्य आ जाता है, उससे जो बीज है, बीज मतलब जो संस्कारों का कर्म समुदाय है, वो दग्ध हो जाते हैं, मतलब वो पुनः से
मतलब फिर से वो पेड़ का रूप धारण नहीं कर सकते। मतलब जब विवेक ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब वो कर्म संस्कार नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे तद वैराग्य, इसका मतलब क्या है? किससे वैराग्य की बात कही गई है? ये तो भैया देखना ये पड़ेगा। तो मैं ना भैया किससे वैराग्य लेना है? जितेंद्र जी आइए। सर विवेक ज्ञान से जो भी प्राप्त होता है सर ज्ञान, उससे हमें वैराग्य लेना, मतलब उससे हमें डिटैच रहना है सर। सिद्धियों हाँ, से, जैसे मैं जो भी बोलूं, सफलता प्राप्त उन सारी होती है। सिद्धियों पहले सारी सिद्धियां प्राप्त करी हैं, उन सारी सिद्धियों से वैराग्य हो जाना। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ठीक है, ओके। जब योगी को सिद्धियां मिलती है तो 51 में वो प्रलोभन दिए गए हैं, हैंडेज करो, उनको कौन समझा सकता है 51 सूत्र को? और अपने मजे वाले एग्जाम्पल से समझाना है, ठीक है, प्रैक्टिकली मजे करके। मजे का नाम लेते ही कईयों की हाथ डाउन हो गई। चलिए साक्षी जी को मौका देते हैं। साक्षी जी, तो ये एग्जाम्पल तो पता नहीं, बट मैं समझा दूंगी। जैसे उसमें लिखा है स्थानीय स्थानीय क्या है, निमंत्रण, मतलब जो वो होते हैं देवताएं होते हैं, उन देवताओं का भी निमंत्रण आना जाता है। कब जब उससे सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं तो फिर लोग उससे इतना ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं कि वो देवता भी उसे निमंत्रण देने लग जाते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, ये संगस्म्यकरणम, मतलब कि इसलिए अब उसे उसे मतलब इन सब चीजों के प्रलोभन में, इन सब के लालच में नहीं पड़ना है, और फिर नहीं तो उसका पुनः मतलब दोबारा से उसका अनिष्ट अनिष्ट प्रसंगात, दोबारा से उसका वही हो जाएगा, मतलब सब वो भूल चलो ये जाएगा, तो होगी किताबी बातें, प्रैक्टिकल नाश हो जाएगा। एग्जाम्पल दो। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यही है कि जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और मतलब अच्छे से अगर पढ़ाई कर रहे हैं, और हम लोग मतलब कहीं और नहीं जा रहे हैं कुछ और कामों के लिए, पढ़ाई के लिए, तो फिर लोग फिर मतलब देख रहे हैं, और जो दोस्त वगैरह है और भी होते हैं आसपास के लोग, देखते हैं कि यार ये तो बहुत पढ़ रहा है, ये तो बहुत आगे निकल जाएगा मुझसे। तो फिर वो सोचते हैं कि मतलब ठीक है यार, तुम भी आओ, घूमने आओ, मिलो, ये वो। बट हम लोग अगर उसको चले जाएंगे उनके साथ तो फिर हमारा वही लॉस हो जाएगा, हम फिर से अपने निम्न स्तर पे पहुंच जाएंगे। अगर हम नहीं जाके फिर भी अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे स्तर पे पहुंचेंगे और JRF क्लियर करेंगे। टेंशन है। वेरी गुड वेरी गुड। आज आपकी मैथ की क्लास नहीं है, नेक्स्ट क्लास, मैडम का मैसेज आया है, ठीक है, उनकी तबीयत थोड़ा खराब है अभी। ओके। और कोई समझाएगा मजे वाला, कोई और? सर इसमें एग्जाम्पल ये भी मैं दे सकते हैं कि जैसे मान लो किसी का गोल्ड मेडल लगा, ओलंपिक्स में जो प्लेयर जीतते हैं, तो जैसे ही गोल्ड मेडल आता है तुरंत उन पे इतने सारे लोग एडवर्टीजमेंट के लिए अप्रोच करने लग जाते हैं, इतने सारे ऑफर्स आने लग जाते हैं। तो अगर वो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो अपना परफॉर्मेंस नेक्स्ट बिगड़ जाता है और फिर वो अपना एक्सीलेंट परफॉर्मेंस नहीं दे एग्जाम्पल दिया पाते। आपने, वेरी नाइस। जी, और पर भैया अगर एक और एग्जांपल, नहीं जैसे पढ़ते हैं तो फिर हम लोग कंसिस्टेंट देते हैं। जैसे हम कॉलेज से अभी आए हैं, तो फिर अगर हम लोग मतलब जिन लोगों को PhD करनी है, और फिर मतलब बहुत सारे ऑफर्स वगैरह से हुआ था, ऐसा हमारे साथ ऑफर्स आ रहे थे, इवन कॉलेज में मतलब बोल रहे थे कि पढ़ा लो, ऐसे टाइप है ना। अगर हम जॉब में लग जाते तो फिर हम फिर दोबारा से मतलब उन प्रलोभनों में पड़ जाते जॉब वाले में, तो फिर दोबारा PhD के लिए उतना ज्यादा इंकरेजमेंट नहीं मिलता कि चलो अच्छा दोबारा से PhD करने के लिए तैयारी करते हैं। वेरी गुड, जॉब्स का प्रलोभन, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर एक और छोटा सा, जैसे आओ जी। हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते में अपने ग्रुप में ही देखने लगे लोगों के अंदर में, अपने ग्रुप वालों के साथ में कभी कभी ईर्ष्या, द्वेष, ये सब आने लगता है अंदर ही अंदर, या तो फिर अपने आप में अहंकार आने लगता है कि हम तो उससे ज्यादा पढ़ने जानते हैं, उससे अच्छा आंसर देते हैं, या उस और दूसरे को वो तो थोड़ा कमजोर है, फिर उसके अंदर ही मन में प्रति क्षण बदलाव आ जाता है कि नहीं, वो तो हमसे अच्छा पढ़ रहा है, वो अगर दूसरा सब्जेक्ट में वो ज्यादा आंसर देने लगा तो बोले वो नहीं, हम तो उससे कमजोर हैं, उससे हमारा नेट नहीं निकल पाएगा, फिर उसके अंदर में डर की भावना उत्पन्न होने लगती है। ये तो इसको प्रलोभन भी तो नहीं बोलते हैं ना हुआ, प्रतिच्छेद ये तो भावना, अहंकार हुआ, ये प्रलोभन में नहीं आएगा। अहंकार हो। हाँ, सर जी मजे वाला बताऊं? हाँ मैं जी, तो लास्ट बता एग्जाम्पल जी। जी सर। जैसे कि कोई लड़का हमारे साइड में होता है ऐसा कि जब लड़के अच्छे पोस्ट पे जॉब में आ जाते हैं तो उसके लिए बहुत सारी लड़कियों के ऑफर आने लगते हैं शादी के लिए, कि
बहुत सारे कि इतने पैसे ले लो, ये घर ले लो, ये सारी चीजें, और उससे और भी ज्यादा ऊंचे पोस्ट पे जाना है, तैयारी करनी है, मान लीजिए यूपीएससी की, छोटे से गवर्नमेंट जॉब से बहुत सारे ऑफर्स आते हैं। अगर वो डिस्ट्रैक्ट होके वो सेलेक्ट कर लेता है, शादी कर लेता है, तो वो अपने उस गोल तक नहीं पहुंच पाता है, वही रुक जाता है। अदरवाइज अगर उनको ठुकरा के वो आगे बढ़ता है, अपने उस गोल को एक्सीलेंट, नहीं पाता। एक्सीलेंट, ऐसा होता है भैया, हाँ, हमने भी फेस किया है इस चीज को। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विवेक जन ज्ञान कैसे मिलता है? सूत्र संख्या 52 कौन समझा सकता है? हैंडेज करो, हैंडेज करो। महेश जी ने हाथ उठाया आज, तो आइए महेश जी सामने आओ। सर इसमें लिखा हुआ है कि क्षण और कर्म, यानी कि जो सर मेरी आवाज आ रही है ना आपको? बिल्कुल आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। एग्जाम्पल भी देना साथ में, ठीक है? जैसे सर मान लो कि क्षण है, मान लो टाइम है, और ऑब्जेक्ट जो कर्म है इसमें सर, तो उस पे जब हम संयम करते हैं तो विवेक ज्ञान प्राप्त होता है सर हमें। अभी सर को जैसे मेरे को एग्जाम्पल तो सर कोई याद नहीं है। कोई बात नहीं, एग्जाम्पल मजे वाला कौन देगा? मेरा तो याद होगा, मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था महेश जी, वो भी भूल गए। सर मैं बताना चाहती हूँ। कोई भूल गए? याद नहीं। अरे ऑब्जर्वेशन का भूल गए। लड़कियों को कैसे पता चल जाता है मनसा का? हाँ सर हाँ याद जी, है। हाँ, लड़कों को भी पता चल जाता है लड़कियों की मनसा का। देखिए ऐसी बात नहीं खाली लड़के को पता चलता है, लड़कों को लड़के भी पहचान जाते हैं। जी नीति मैडम कभी आइए। कभी सर कभी कभी बोलते हैं ना कि मरते मरते बचे हैं, अभी बाल बाल बचे हैं। या जी नीति मैडम आइए। जी सर नमस्कार। सर हम्म, इसमें जैसे आपने जो बताया कि राइट ऑब्जर्वेशन और कंटिन्यूटी दो चीजें हैं, तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझ पा रही हूँ। जैसे हम आसन करते हैं, हमने आसनों का अभ्यास किया, तो हमारे शरीर में हर दिन जो नया बदलाव आ रहा है, जो उसमें हमारी बढ़ती जा रही है, अच्छी हम स्थिरता आती जा रही है, दृढ़ता आती जा रही है, हाथ स्ट्रांग हो रहे हैं, पैर स्ट्रांग हो रहे हैं, तो वो हर क्षण हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इस आसन को करने से मुझे क्या क्या फायदे हो रहे हैं। और वो जब कंटिन्यूटी बनी रहती है, जब वो अभ्यास बना रहता है, तो वो आसन में सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। तो ये जब चीजें हम उसको जब इस प्रकार से जब ऑब्जर्व किया जाता है, कंटिन्यूटी रखी जाती है, तो ऐसा ही विवेक ज्ञान में भी होता है। जब उसको संयम करते हैं तब वैसा विवेक ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। सर मैंने इसका ऐसे समझा। हाँ, इसी को मैं थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर कर दूं कि वो आदमी दवाई भी खा रहा है, मेडिसिन भी खा रहा है, बाद में वो कंक्लूजन पे निकल रहा है कि मैंने इतने दिन एलोपैथी खाई, इतने दिन होम्योपैथी खाई, इतने दिन मैंने योगा प्रैक्टिस की, कौन सी टेक्निक कितनी ज्यादा यूजफुल है, एक्चुअलिटी वो बता देगा क्रम से और सीक्वेंस से। ठीक है, वेरी गुड। इसकी लक्षण बताएंगे नेक्स्ट 53 वाले सूत्र से। कौन समझा सकता है 53? जी मनीषा मैडम आइए सामने। जी सर। सर आज स्वामी विवेकानंद जयंती है, आज 12 जनवरी। मुझे वेरी जस्ट गुड, थैंक यू। चलिए तो उनके इसके बाद एग्जाम्पल देंगे। हाँ, नहीं उनका नहीं दे रही सर, जस्ट याद आया तो बता रही सर। तो विवेक जो ज्ञान मिल जाता है, हमें विवेक ज्ञान जो मिल जाता है, उसके बाद विवेक ज्ञान का फल क्या है, उसके बाद कैसी हमारी स्थिति होती है, ये बतलाया गया है। जो जाति लक्षण देशरण्यता नवच्छेदात तुल्य योग तत्व प्रतिपत्ति। तो एक ही चीज है, उसकी जाति, फिर उसका लक्षण और देश, इसमें हम डिफरेंशिएट, इसमें फर्क करना हम अच्छे से जान जाते हैं। जैसे आपने गौ का एग्जांपल दिया, उसी तरह सोना है या हीरा है, जो अमूल्य चीजें हैं, इनमें जो भेद है वो इसके द्वारा विवेक ज्ञान द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जाति तो हमने देखी है, पशु जात, मानव जात, ये सब। उसके बाद लक्षण, जो दो चीज है उसके लक्षण है, उसका स्वरूप सामने दिखाई दे और लक्षण भी सेम है, सेम बिहेव कर रहे हैं, पर उसके बाद भी हमें डिफरेंशिएट, उसमें फर्क करना, ये हमको विवेक ज्ञान सिखाता है। और उसके बाद जो देश है, एक ही पूरब देश, पश्चिमिया और देश जो हम बोलते हैं अमेरिका, इंडिया, इन सभी चीजों के बावजूद परिस्थिति कैसी भी रहो, हम बहुत अच्छे से उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और ये विवेक ज्ञान के द्वारा हम ये प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा इस सूत्र में बताया गया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर मैं एक एग्जांपल दूं?
जी संध्या मैम, सभी बने रहेंगे। छोटी सी सूचना भी है आप सब लोगों के लिए लास्ट में दूंगा। जी संध्या मैम। जी सर, जाति, लक्षण, देश ये तीनों अगर दो वस्तु जो बिल्कुल समान है, फिर भी हम उसे विवेक ज्ञान से अलग कैसे पाते हैं? जैसे कि कोई मापदंड नहीं हो, दोनों सेम दिख रहे। इसके लिए मुझे बीरबल का एक उदाहरण याद आ रहा है, जिसमें एक फूल है जो एक आर्टिफिशियल बना हुआ है और एक रियल फ्लावर है। तो वो कैसे पहचान लेता है? तो क्षण क्षण उसको देखने के बाद ये पता चलता है कि एक मक्खी उस फूल पे बैठी हुई है। तो ये एक क्षण क्षण का हुआ। और यहाँ से विवेक ज्ञान की कैसे पारख होती है? जैसे मक्खी तो मक्खी ने गेस किया, क्योंकि हर प्राणी को ये विवेक ज्ञान होता है, सिर्फ हमारे मतलब ह्यूमन बीइंग ने उसे खो दिया है। लेकिन फिर अभी अगर हम मन को आत्मा तक ले जा सके तो हमको ये विवेक ज्ञान होता है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट एग्जाम्पल आपने बीरबल का दिया है विवेक ज्ञान का। वेरी गुड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में थोड़ा सा जाएंगे। इसमें समझ नहीं आया। जैसे एग्जाम्पल दिए ना, तो वो फूल तो उसमें भी तो आर्टिफिशियल जो प्लास्टिक का फूल होता है उसमें भी तो मक्खी बैठ जाती है। नहीं बैठेगी, आप प्रैक्टिस वो तब बैठेगी जब वो गंदगी होगी फूल के ऊपर, अदरवाइज नहीं बैठेगी। आप करके देख लो, फूल अगर साफ है, कोई गंदगी नहीं है, तो जो यहाँ पे मक्खी से गंदगी वाली मक्खी मत समझिए, भंवरे वाली मक्खी समझिए, ठीक है। जो रस पीती है वो समझिए, ठीक है। जिसमें रस जी मिलेगा उसी पे तो बैठेगी वो, जिसमें रस ही नहीं हाँ है जी। उसमें क्या बैठेगी। ओके, नेक्स्ट 54 सूत्र कौन समझाएगा हमें? अरे अलाउड कर दो भैया, मैथमेटिक्स की क्लास है अभी, टाइम यानी कि अलाउड कर दो, कोई बात नहीं। अभी आप ही तो मना कर रहे थे जी। फिर आने दो उनको, क्लास में चले जाएंगे, फिर मैं खुद मना कर दूंगा उनको, नहीं तो परेशान रहेंगे। नहीं, ग्रुप में मैसेज छोड़ दो, नो मैथमेटिक्स क्लास, फिर वो अपने आप ही रुक जाएंगे, ठीक है। ठीक है सर। ओके, तारकम सर्वविषयम वाला कौन समझाएगा? सात्विक जो जी को मौका संसार दो। समुद्र से। आओ सात्विक जी, जंगू जी को नैया पार लगा दो समुद्र की। हाँ जी बोलिए। सर, विषयम क्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम, जो संसार समुद्र से तारने वाला है और सबको जानने वाला है। मतलब संसार समुद्र बोलने से संसार में सारी चीजें जो चलती रहती हैं उन सब चीजों के बारे में बोल रहा है। संसार समुद्र से तारने वाला है और सबको जानने वाला है, सब चीजों को जानने वाला है। स्थूल भूत जितनी सारी चीजें हैं संसार में, सब प्रकार से जानने वाला है, हर टाइप से जानने वाला है। उसका क्या है, आकार प्रकार सारी चीजों से जानने वाला है और बिना क्रम के जानने वाला है। इसमें हम लोग पहले क्रम के बारे में पढ़े थे 42वें नंबर सूत्र में, जो क्रम था। तो बिना क्रम की भी आवश्यकता उसको नहीं होती है। तो इस प्रकार वह विवेक जनित ज्ञान है। तो इसके बारे में बोला है सर, यह ज्ञान पर वैराग्य को उत्पन्न करके, जब पर वैराग्य की प्राप्ति होती है संप्रज्ञात समाधि के पश्चात जो पर वैराग्य की स्थिति होती है, उसको बोला है यह ज्ञान पर वैराग्य को उत्पन्न करके योगी की केवल अवस्था का संपादन करने में हेतु है। मतलब यहाँ पे योगी की केवल अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो विवेक ज्ञान है ये बहुत मतलब हेल्पफुल होता है। उस टाइम वो कारण बन जाता है, उसी को बोल रहे हैं अवस्था का संपादन करने में हेतु है। इसलिए इसको तारक अर्थात संसार समुद्र से उद्धार करने वाला कहा है। आगे और कुछ ओके, एक चीज बतानी रहेगी, वो मैं बता देता हूँ। जी सर। सात्विक जी माइक एक बार बंद कर लीजिए, बैक साउंड आ रही है। एक चीज बतानी रह गया, जो अकर्मम का अर्थ आप फिर मैं अभी सात्विक जी ने भी वही ले लिया, ऐसा नहीं लेना है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, कर्म रहेगा लेकिन उसका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा बढ़ जाता है, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता। आप ऐसे समझिए कि एक बीरबल है और एक सामान्य व्यक्ति है। सामान्य व्यक्ति को कंक्लूजन में छोटे स्टेप्स में बहुत टाइम लगेगा कंक्लूजन निकालने में। एक जो ऑलरेडी एक्सपर्ट है वो एक चुटकी में, यानी कि ऑब्जर्व तो उसने भी किया छोटे छोटे क्रम को, लेकिन उसको टाइम बहुत कम लगेगा। तो क्रम तो है, तो बस इसलिए यहाँ पे अक्रमम शब्द दे दिया। वो क्रम उसको ज्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी इतना एक्सपर्ट हो चुका है। अनुभव सर क्या आ बोलते गया हैं? उसे, एक्सपीरियंस अनुभव।
सर उसको ऐसा भी बोल सकते हैं सर, भविष्य, भूत और वर्तमान तीनों का ये जो क्रम है वो नष्ट होके तीनों इसमें उसको एक साथ नॉलेज हो जाएगा, तो भूत का और भविष्य और वर्तमान का, ऐसा भी वो बोल सकते एक्सपर्ट हैं हो ना। चुका है पहले ही उन चीजों का, उसको अपने आप ही पता, यानी कि क्रम होगा उसमें, लेकिन वो उसको एक एक करके छोटे छोटे डिवाइड करना उसके लिए जरूरी नहीं होगा, वो एक साथ ही सब चीजें समझ जाएगा। सर ठीक है, बार बार ऑब्जर्वेशन से उसे एक्सपीरियंस आ गया, ये भी हम कह सकते हैं हाँ, उसको। वो मैंने रेडियो के एग्जांपल से दिया था, उसको पता है। अब वो एक एक चीज करके कैलकुलेट नहीं करेगा, उसको पता है कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। जब कोई पूछेगा वो बता भी देगा, लेकिन हर बार उसको बताना उसके लिए जरूरी नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। भैया क्रम का सबसे मतलब लास्ट सा सूत्र, कंटिन्यूटी है ना। क्रम का मतलब तो कंटिन्यूटी है ना, कि पहले आपने कंटिन्यूटी ही कंटिन्यू। होता है, क्रम का मतलब सीक्वेंस होता है। ठीक है, जैसे सर टेबल बच्चे याद करते हैं, पढ़ते हैं, तो एक एक करके अगर बीच में पूछो तो पूरा टेबल वो पहले बोलेंगे। अगर यही प्रैक्टिस होते जाती है तो कहीं से भी पूछ लो तो आपको बीच में क्रम में नहीं पढ़ना नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक है। पहले जैसे कि मैं ना एक कंक्लूजन निकाला, आप लोगों ने निकाला वही फॉर्मूला। भैया पहाड़े याद करना बड़ा मुश्किल है, 2 एकम 2 2 दूनी 4, ये तो आसान है। 9 10 11 12 बाद में बड़ी दिक्कत होने लग जाती है, याद ही नहीं होती। 20 के बाद और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने अपने आप से अपने एक्सपीरियंस से एक चीज सीखी, मैं राहुल इनको प्लस करता रहो, तुम्हें याद नहीं होता तो प्लस करता रहो। 13 + 13 26, 26 + 13 39। जरूरी थोड़ी है याद करना, साथ ही साथ में प्लस 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 करते रहो, माइंड माइंड में कैलकुलेशन करते रहो। सामने वाले को क्या पता प्लस करके बता रहे हो या आपको ऐसे याद है ना। तो प्रैक्टिस से अपने आप ही वो चीजें हो जाती है भैया। अब इस तरीके से आप मेरे से 39 का पहाड़ा सुन लो, मैं आप बोलते आप सुनते रहोगे, मैं अंदर ही अंदर कैलकुलेशन कर दूंगा। 39 + 39 इतना होता है। अच्छा ठीक है, उसके बाद में वो 39 जोड़ दो, वो 39 × 3 हो गया, 39 × 5 हो गया। 9 का पहाड़ा सुन लो, ठीक है भैया, 10 से एक माइनस कर दो, 390 - 39 कर दो, तो वो सीधा सीधा आंसर मिल गया वहां पे कि हमारा 261 आंसर आ गया। सर इसका ठीक एक है, एग्जांपल ऐसे भी, हम्म एग्जांपल जैसे आप सूत्र याद करने बोलते हैं सर, उसको असेंबल हम्म पर आपको, या जैसे जिस किसी को भी पूरा 195 सूत्र शायद है, तो वो दोनों वो सभी याद हो जाते हैं, तो कभी भी मतलब कोई भी सूत्र बोलते हैं तो कहाँ का है तुरंत बता देते हैं, उसको भी इससे रिलेट कर सकते हैं, मतलब वो क्रम देखने की हाँ, जरूरत नहीं है, आप तुरंत अभी बोला कि सूत्र संख्या भैया 45 बताओ। ठीक है, 45। अच्छा भैया 45 एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 44 मुझे याद है। अब 44 याद है, इसका मतलब उससे आगे वाला 45 है, तो 44 याद करो, उसके बाद में 45 अपने आप याद आ जाएगा। एग्जैक्ट एक ही बार में 45 जरूरी नहीं है आपको बता पाओगे। इस तरीके से ऊपर से नीचे आ जाओ, नीचे से ऊपर पे ले जाओ, इस तरीके से वो, उसके लिए अलग से क्रम जरूरी नहीं होता, ये इससे आप समझ सकते हो। ओके, लास्ट सूत्र करते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। 55 सूत्र को कौन समझा सकता है? 55 कैवल्य प्राप्त करने का और कोई तरीका है जो यहाँ पे बताया गया है? जितेंद्र जी आइए सामने। जी गुरु जी, इसमें बताया गया जी, सतो पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम, कि जो सत्व हमारी बुद्धि है और पुरुष है, जो इनका भेद है और अविद्या के कारण, वही हमारा संसार चक्र में हमें बांध के रखता है। और जब इनका दोनों को अभेद हो जाएगा, इन दोनों में जब समान भाव से शुद्धि हो जाती है, उसी को कैवल्य कहते हैं। वेरी गुड जी, वेरी गुड। और कोई और डिफरेंट वे से कोई और समझाना चाहेगा इसको, इसी चीज को? आइए जी, प्रियंका मैडम आइए। सर जब बुद्धि पूर्ण रूप से सात्विक हो जाती है, तब सारे कर्म संस्कार और क्लेश नष्ट हो जाते हैं, अविद्या का नाश हो जाता है, तब बुद्धि पवित्र हो जाएगी। तो ये पवित्र बुद्धि ही कैवल्य की प्राप्ति कराती है। वेरी गुड। इसी को भूमियों से कौन समझा सकता है?
इसी चीज को भूमि से भूमि चित्त की पास भूमि होती है। मैं समझाऊं सर? जी रश्मि मैडम आइए। सर इस पे ऐसा बताया गया है कि जो पहले बुद्धि होती है वो क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त होती है, जब तक कि उस पे तीनों गुणों का परसेंटेज होता है कुछ कुछ। फिर जब हम एकाग्र अवस्था में आते हैं तो बुद्धि सात्विक हो जाती है, और एकाग्र के बाद जो कैवल्य अवस्था है वो निरुद्ध अवस्था है। तो जब बुद्धि का सात्विक रूप भी हट जाता है, मतलब वो उस गुण से भी शुद्ध हो जाती है या गुणातीत अवस्था में आ जाती है, उस समय हमें कैवल्य प्राप्त होता है। तो जब गुणातीत अवस्था में आ जाती है तो वो पुरुष के समान हो जाती है, तो वही कैवल्य। निरुद्ध मतलब उसमें निरुद्ध अवस्था में तो असम प्रज्ञात समाधि होती है। असम प्रज्ञात समाधि किसी वे में डिफरेंट तो है केवल्य से? हाँ, केवल्य से पहले की स्टेज असंप्रज्ञात हाँ, समाधि तो होती है। जो निरुद्ध अवस्था है, मतलब निरुद्ध जब वो चल रहा होता है आपका निरुद्ध अवस्था, वो तो असंप्रज्ञात समाधि में होती है ना? असंप्रज्ञात समाधि निरुद्ध अवस्था होती है, लेकिन स्टार्टिंग स्टेज की असंप्रज्ञात समाधि होती है, जो उसका असंप्रज्ञात के बाद में जो एक्चुअल में, क्योंकि असंप्रज्ञात के अंदर कुछ न कुछ कर्म संस्कार रहते हैं, ठीक है, जो कर्म संस्कार हट जाते हैं तब कैवल्य मिलता है। तो उस आप केवल्य में इसको भी ऐसे समझिए, रुको मैं एक निरुद्ध एग्जांपल अवस्था। देकर समझाता हूँ। आप 10th क्लास में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, चलो आप एमएससी कर रहे हो, ओके। आप एमएससी में आपको पता है कि 2 इयर्स होते हैं, ठीक है, ओके, 2 इयर्स होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर वाला भी एमएससी का स्टूडेंट है, सेकंड सेमेस्टर वाला भी एमएससी का स्टूडेंट है, थर्ड वाला भी और फोर्थ वाला। देखिए चारों अवस्था में वो चारों बच्चे एमएससी कर रहे हैं, लेकिन चारों के स्टेट्स अलग अलग हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नॉलेजेबल कौन सा वाला होगा? फोर्थ सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर वाला। क्यों? क्योंकि उसने वो सारी सिचुएशन फेस कर चुकी है। लेकिन ये सारे एमएससी के स्टूडेंट हैं। ठीक इसी तरीके से अब उसने क्या किया, निरुद्ध अवस्था में चारों स्टेज लागू होती है। एग्जैक्टली 4 तो नहीं होती, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। वो आप इसको समझिए कि जो असंप्रज्ञात समाधि की स्टेज है वो फर्स्ट सेमेस्टर में है वो एमएससी में, है वो निरुद्ध अवस्था में, लेकिन वो स्टार्टिंग फेज में है। जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस बढ़ेगी उसके कर्म संस्कार क्षीण होते जाएंगे, और एमएससी के लास्ट स्टेज में आ गया, उसके बिल्कुल ही न्यून हो गए हैं। अब आपको आज जैसे वैसा में कन्वोकेशन है, डिग्री मिल जाएगी, तो मतलब कि बोल दिए कि अब निरुद्ध अवस्था मिल गई, पूरी तरीके से कर्म संस्कार हट गए, डिग्री आपके हाथ में आ गई। समझ आ गया? सर एक मजेदार क्वेश्चन बताओ। आज एक लाख सर, जैसे एक हॉस्पिटल में डॉक्टर और मरीज रहते हैं, वो उदाहरण के माध्यम से, जैसे मरीज जो बहुत चिल्लाता है, दर्द होता है, पेन होता है, डॉक्टर आता है तो उसको गाली देता है, मन ही मन गाली देता है कि अभी तक हमको इतना पेन हो रहा है, इंजेक्शन नहीं दिया, दवाई नहीं दिया, ऑपरेशन नहीं किया। उसके बाद ऐसा वो चिल्लाता है तो डॉक्टर ऐसा निर्मल रहता है, उसकी बुद्धि शांत रहती है, तो वो जानता है कि ये पेशेंट है, इसके कुछ भी करने से हमारे ऊपर असर नहीं होने वाला है, तो उसकी बुद्धि शुद्ध होती है। फिर जब वो डॉक्टर उसको देता है इंजेक्शन या दवाई देता है, फिर वो चिल्लाना ठीक कर देता है, तब उसकी बुद्धि शांत हो जाती है, तो शुद्ध होता है। तब वो बोलता है बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा अच्छा ठीक कर दिया, पहले बहुत गाली देंगे। चलिए ठीक है जी, थैंक यू जी, बहुत बढ़िया। आपको देख के जम्बू जी मुझे वो कहानी याद आती है, और जामुन वाली, बंदर वाला है, तो आपका नाम में इतनी मिठास है, जामुन याद आ जाता है मेरे को, बंदर और क्रोकोडाइल वाली स्टोरी आ जाती है सामने आपको देख के। ओके ठीक है, आप लोगों के लिए मैसेज है, आज दीक्षा मैडम का बर्थडे है, ठीक है, तो आप उनको पर्सनल विश कर सकते हैं, ग्रुप में तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन पर्सनल आप दीक्षा मैडम को कर सकते हैं, ठीक है। और सभी को नेशनल यूथ डे भी आज स्वामी दयानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है, नेशनल यूथ डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है आज का दिन। तो आप सभी युवा लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसे ही आगे बढ़ो, एक दूसरे की हेल्प करो, ठीक है, क्योंकि आप सभी भी को आगे युवा का दिवस की फ्यूचर हो। हार्दिक शुभकामनाएं।